आप सबको नमस्ते, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। बहुत लोग यहाँ पर हैं जो परिचित हैं, कुछ लोग से मैं पहले भी मिला हूँ नासिक कर, और जब नासिक आता हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यहीं आगे बस जाएं, पर अभी थोड़ा और काम बाकी है। कुछ लोग दिल्ली से नासिक आने की सोच रहे हैं और कुछ लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप नासिक, नागपुर, मुंबई से दिल्ली की तरफ जाएं। तो देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे पहले आपको नमस्ते एंड हर्ष टू यू एंड टू योर टीम, तरक टू यू, हर्ष एंड एवरीबॉडी एल्स, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा एक प्रश्न है जो देवेंद्र जी के साथ मेरा एक सिलसिला है, वहीं से शुरू करते हैं। सर, कुर्सी कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है, और मैं वापस वही जवाब दूंगा, जो कुर्सी मिलती है उसको कंफर्टेबल बना लीजिए। तो मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन भी होता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो आप एक कुर्सी पर बैठे थे, अब जब हम मिले हैं तो आप दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं। दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल? उस समय वो कंफर्टेबल थे, अभी ये कंफर्टेबल। बात नासिक की है सर, तो सीधा हेडलाइन पे ही चलते हैं। आज कुछ अखबारों ने पूछा कुंभ का प्लानिंग एग्जीक्यूशन मोड में है कि कुंभ का एग्जीक्यूशन प्लानिंग मोड में है, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, कुंभ मेला 2027 में नासिक में आएगा, और जिस प्रकार से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, उससे एक नया बार कुंभ मेले के लिए सेट हुआ है। और सबसे महत्व की बात है कि हम लोग एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान देख रहे हैं, कल्चरल रिसर्जेंस देख रहे हैं। कारण लोगों का अपने रूट्स के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने आस्थाओं के प्रति जो एक लगाव है, वो पुनर्जीवित होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए ये कुंभ मेला हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। 2015 में मैं मुख्यमंत्री था, तब भी हमने कुंभ मेले का आयोजन किया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि कई सालों के बाद नासिक का 2015 का कुंभ मेला एक ऐसा कुंभ मेला हुआ जिसमें किसी की भी मौत नहीं हुई। बड़ी शांति के साथ 2015 में उस कुंभ मेले को हमने संपन्न किया था। नासिक में हमारे सामने चैलेंज ये है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर 2 जगह मेला होता है। प्रयाग में जो मेला होता है उसके लिए मेले का डिजिग्नेटेड एरिया 7,500 हेक्टेयर है, और कुल मिलाकर उनके पास 15,000 हेक्टेयर ज़मीन है। और हम लोग जो मेला करते हैं वो 300 एकड़ में करते हैं, 15,000 हेक्टेयर और 300 एकड़। लेकिन मैं हमारे सभी अखाड़ों का, हमारे साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेला केवल उनके कारण सफल होता है, हमारी कमियों को वो अकोमोडेट करते हैं, हमको प्रशासन को मदद करते हैं। इस बार हमने बहुत जोरों से तैयारी की है। आज मैंने अभी त्र्यंबकेश्वर के का जो एक डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया है, उसका प्रेजेंटेशन अभी मेरे सामने हुआ। चूँकि त्र्यंबकेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा हमारा तीर्थ क्षेत्र है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका स्थान बहुत ऊपर है, इसलिए उस क्षेत्र को भी हम विकसित करेंगे, नासिक में भी व्यवस्थाएं करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं एक्सपीरियंस इस कुंभ में से, और साथ साथ हमने ये भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कुंभ मेला होगा। ये देश का AI पावर्ड कुंभ मेला होगा। यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर तो हर प्रकार की व्यवस्थाएं ये हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे, और AR VR का उपयोग करते हुए हम लोगों को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी इस कुंभ मेले में देंगे। तो कुल मिलाकर ये आस्था का भी महाकुंभ होगा और ये टेक्नोलॉजी का भी महाकुंभ होगा। इस प्रकार से इसकी रचना हमने की। बट क्रिटिसिज्म ये
विजन सेटिंग, गोल सेटिंग में इनका कोई सानी नहीं है, इज अ विजनरी उसमें। बट आरोप ये है, या फिर डाउट्स, मैं आरोप भी नहीं कहूंगा, कंसर्न ये है कि ये गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है सर। गाड़ी मेकअप कर रही है, लेट जरूर शुरू हुई, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि लास्ट 5 इयर्स ये हमारे लिए टर्मोइल के थे, और उसके कारण हमने शुरुआत ये पिछले साल ही शुरू की। होना तो ये चाहिए था कि हम 2020 से इसकी शुरुआत करते तो शायद बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हम होते, लेकिन हमने पिछले साल से इसकी शुरुआत की, अभी इसको गति दे रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो एक प्रशासनिक अधिकारियों का हमारी जो टीम है वो बहुत सक्षम टीम है, और उन्होंने ये टारगेट स्वीकारा है और इसकी एक रिवर्स प्लानिंग की। तो 2027 उल्टी प्लानिंग करते हुए सारी चीजों का हमने एक मैनेजमेंट तय किया, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको कर पाएंगे। कई सारे अधिकारी यहाँ बैठे, बिल्कुल बैठे हुए, तो आपने उनको कह दिया कि भाई अभी छुट्टी उट्टी जोड़ दो, 18-22 घंटे काम करना पड़ेगा अगर। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और करते भी सभी लोग करते हैं। मैं इस मामले में जो प्रयागराज का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर विशेष रूप से जब मैं गया और पुलिस के कई अधिकारियों के साथ या पुलिस कर्मियों के साथ भी मैंने बातचीत की, तो सबसे बड़ी बात उसमें क्या नजर आई मुझे, तो लोग 18 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था और कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतने लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, कई बार आदमी झल्ला जाता है, थोड़ा नींद नहीं होती है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कुंभ ने ही हमको ऐसी ताकत दी कि ना हमको नींद आती है, ना हमको प्यास लगती है, ना हमको भूख लगती है, हमको तो लोगों की सेवा करनी है। आईजी साहब लेक्चर। नमस्कार सर, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज 8000 यंग इंडियंस के प्रतिनिधि के तौर पे आपके साथ आज इस मंच पर हूँ। सर कुंभ की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग भी आज हमारी ऑडियंस में, आपको क्या लगता है द रोल ऑफ यंग इंडियंस दोनों तरफ से, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स और रिस्पॉन्सिबल यंग इंडियन सिटीजन, कुंभ नासिक 2027 में क्या रहेगा, कैसे हम लोग को आगे बढ़ के आपका समर्थन करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल यहाँ पर पूछा है। देखिए, भारत की जो हमारी सभ्यता है ये दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूस सभ्यता है। अगर हम लोग देखें तो जिसको हम पुरानी सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट की हो, रोम की हो, ये सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, अब उनका नया रूप है। हम जिसकी बात करते हैं, बेबीलोनिया की बात करते हैं, बेबीलोनिया नहीं है, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसी सभ्यता है कि जो इट इज अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। उसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी आस्था, आस्था के हमारे अलग अलग रूप, और उन्हीं रूपों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये हमारा जो कुंभ का मेला होता है। आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ में 50 करोड़ लोग आए। किसी ने किसी को जाति नहीं पूछी, किसी ने किसी को भाषा नहीं पूछी, किसी ने किसी की आस्था क्या ये नहीं पूछा, किसी ने कौन अमीर है कौन गरीब है नहीं पूछा। सब लोग अपनी आस्था के अनुसार वहां पर गए, डुबकी लगाई, दर्शन किए, जो अपनी प्रार्थना है वो की और लोग वापिस आए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारी ताकत है, इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम कितना भी विकास करें तब भी भारत ने हमेशा विकास के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को एक स्थान दिया है। और ऐसा कहते हैं कि हमारे ऊपर जिस समय आक्रमण शुरू हुए उससे पहले दुनिया के व्यापार में हमारा 37% हिस्सा था, 37%। ये सारे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ वेल्थ थी, ये वेल्दी नेशन था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वेल्दी नेशन हम बने, ये स्पिरिचुअलिटी को हमने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए हम लोग एक वेल्दी नेशन बन पाए। तो मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी जो है इसको भी ये समझना होगा कि हम लोगों को हमारा व्यापार करते हुए या अलग अलग फील्ड में आगे जाते हुए, बिजनेसेस में
हम लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करें, बहुत आधुनिकता उसमें लाए, लेकिन जो इंडियन इथोस है, एक हमारी वैल्यू सिस्टम है, इस वैल्यू सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए हमारे युवाओं ने कुंभ के साथ जुड़ना ये बहुत जरूरी है। और एक कुंभ एक कल्चर लाता है, एक लोगों को वेलकम करने का कल्चर, एक टूरिज्म का कल्चर, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर। आज देखिए, एक कुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। वहां के जीएसडीपी के अगले साल जो फिगर आएंगे वो सबको अचंभित करने वाले होंगे। और कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप वहां पर अपने हमको देखने को मिले। मतलब देश भर के लोगों ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को वहां पर हमारे सामने दिखाने का प्रयास किया। तो मैं ये चाहूंगा कि नासिक और महाराष्ट्र के भी हमारे जो युवा है, ये युवा इस कुंभ के साथ जुड़े, अपने अपने तरीके से जुड़े। जिस प्रकार से वो जुड़ना चाहते हैं उस प्रकार से जुड़े, और जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं उस कैपेसिटी को हम कुंभ के मद्देनजर कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस प्रकार का भी विचार वो करेंगे तो उनका वो सीधा कंट्रीब्यूशन कुंभ के लिए होगा। थैंक यू सर। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि महाराष्ट्र के हमारे सारे चैप्टर्स, मुंबई, नासिक, CSN, पुणे, सारे आपके साथ कदम से कदम मिला के नासिक कुंभ 2027 को एक सक्सेस बनाएंगे। सर, आपने हिस्ट्री की बात की, मैं भी थोड़ा हिस्ट्री की बात करता हूँ। पर आप तो हजारों साल पहले गए, मैं सिर्फ 8 साल पहले जाऊंगा। आपने नासिक के बारे में कुछ कहा था, क्या कहा था इन्होंने? तो सर अभी वो याद है कि भूल गए? मुझे अच्छे से याद है। ये बात और है कि मैंने जैसे ही नासिक को गोद लिया वैसे ही मेरी सरकार चली गई। बच्चा तो गोद में रहा लेकिन सरकार चली गई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं नासिक को देखता हूं तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत पोटेंशियल का शहर है। और अगर हम लोग यहाँ की आबो हवा देखें, अगर हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज देखें, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग देखें, बहुत एंटरप्राइजिंग लोग हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नासिक हैज नॉट गॉट इट्स ड्यू। जो ड्यू नासिक को मिलना चाहिए वो मिलता है। और कई बार मैं जब सोचता हूँ इसका कारण क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एक बहुत बड़े एग्लोमरेशन के शहर के सानिध्य में होना ये भी निगेटिव होता है। जैसे मुंबई का फायदा पुणे को हुआ, मुंबई का फायदा संभाजीनगर को हुआ, लेकिन मुंबई का फायदा नासिक को जो शुरू में हो रहा था वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, या उतना वो मुंबई का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नासिक नहीं आ पाया। इसके 2 कारण मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते। एक, जितनी सीमलेस कनेक्टिविटी नासिक की मुंबई के साथ चाहिए थी, ऐसा नहीं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पर नासिक जैसे पुणे मुंबई, पुणे का हम देखें तो जैसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेस में हुआ और 1.5 घंटे में हम पुणे पहुंचने लगे, तो पूरा ऐसे ही नासिक और मुंबई की जो कनेक्टिविटी है ये 2-2.5 घंटे की जब जाएगी तो मुझे लगता है कि नासिक को एक विकास का अवसर मिलेगा। और अभी हमने जो समृद्धि हाईवे तैयार किया है, ये समृद्धि हाईवे 2 चीजें करने वाला है। एक तो नासिक और मुंबई की कनेक्टिविटी को फास्ट करने वाला है, दूसरा हाईवे मल्टी मॉडल कॉरिडोर आकर वो सीधा JNPT पोर्ट को कनेक्ट होने वाला है। तो नासिक को आने वाले समय एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि नासिक की JNPT कनेक्टिविटी ये मात्र 3-3.5 घंटे की हो जाएगी। और साथ साथ अभी एक और निर्णय मैंने लिया है, देश का सबसे बड़ा पोर्ट हम वाड़भण में बना रहे हैं। ये JNPT आज हमारा देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इट हैंडल्स 65% ऑफ अवर कंटेनर कार्गो। JNPT का जो पोर्ट है उससे 3 गुना बड़ा पोर्ट हम वाड़भण में बना रहे हैं।
और फॉर्चुनेटली वाड़वण की और नासिक की दूरी कम है, 100 किलोमीटर की दूरी। हाँ, तो इसलिए अभी मैंने तय किया है कि जब तक वो पोर्ट बनेगा, मैं नासिक के लिए जो हमारा समृद्धि हाईवे है उससे सीधा एक ग्रीनफील्ड रोड वाड़वण किलोमीटर का, तो वाड़वण का जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है वो सीधा नासिक को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो कनेक्टिविटी अगर हम ठीक से करेंगे तो नासिक को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा, मुंबई कनेक्टिविटी जब सुधरेगी, आज हम लोग ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो आईटी रिवोल्यूशन है, आईटी रिवोल्यूशन बड़े पैमाने पर टियर 2 सिटीज में चला गया है। हम लोग नासिक में बहुत बड़ा आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं, लेकिन वापस मैं ये कहता हूं कि जितनी कनेक्टिविटी हमारी सुधरेगी उतना नासिक को ज्यादा फायदा होगा। तो वो भी हमारा प्रयास है कि हम इस प्रकार के इसको सुधारें। और नासिक को एक सबसे बड़ा फायदा है HAL का, क्योंकि HAL एक ऐसी इकोसिस्टम यहाँ तैयार कर रहा है कि जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय देश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे थे, उस समय मैंने केंद्र सरकार को निवेदन किया था कि हमको एक डिफेंस कॉरिडोर नासिक में दिया जाए। उस समय उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को डिफेंस कॉरिडोर, और मैं ऐसा मानता हूं कि नासिक और पुणे एक बहुत नेचुरल डिफेंस कॉरिडोर है। यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो उसको अभी हार्नेस करना, उसके ऊपर एक प्रकार से काम करना, ये भी आने वाले दिनों में हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म का तो ये सेंटर है ही, बिकॉज एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो प्रभु श्री राम अपने वनवास काल में सबसे ज्यादा समय यहाँ रहे, तो इसलिए अभी रामकाल पथ का भी निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इट इज राइट टाइम फॉर नासिक टू डेवलप। यानी ऐसा नहीं, नासिक आज महाराष्ट्र का बहुत डेवलप शहर है, लेकिन इसके पोटेंशियल का अगर हम विचार करें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसलिए मैंने जो उस समय तय किया था 2018 में, वो पूरा करने का प्रयास ये 5 वर्षों में करूंगा। एक और रिक्वेस्ट है ना नासिकर, you got to support. There's just one more karan that I feel Nashik is lagging behind, that it does not have a guardian minister, a palak mantri. So will you please kindly put your hand up and volunteer to say I will be Nasik's palak mantri or guardian minister? Agree, disagree? अरे उधर से कोई सपोर्ट ही नहीं है। बहुत जल्दी नासिक को हम गार्डियन मिनिस्टर देंगे, लेकिन जब तक गार्डियन मिनिस्टर नहीं होता है उसका चार्ज सीएम के पास होता है। सर, आपने एआई की बात की, वीआर की बात की है, आईटी रेवोल्यूशन के बारे में बात की है। आजकल हम देखते हैं जितनी एआई को लेकर एक्साइटमेंट है उतनी आशंका भी है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इस नए आईटी रेवोल्यूशन के लिए हाउ इज इट प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक रेजिस्टेंस होता है, एक डर भी होता है। यही चीज जिस समय आईटी रिवोल्यूशन आया, या उससे भी पहले जब कंप्यूटर आया, तब भी हमारे देश में लोग कहते थे कंप्यूटर तो सबके जॉब्स खत्म कर देगा, ये कंप्यूटर के कारण तो देश डूब जाएगा। हमारे एक नेता ने तो ये भी पूछ लिया था कि कंप्यूटर क्या अनाज उगाएगा। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन कंप्यूटर आया, वो सेटल हुआ, आईटी का रिवोल्यूशन आया, वो सेटल हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये टेक्नोलॉजी इज लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू राइड ऑन इट। टेक्नोलॉजी से डरकर हम उसको रोक नहीं सकते, हमको उसके साथ समझौता करके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हमको उपयोग में लाना पड़ता है। और आज जब हम एआई की बात करते हैं तो मुझे याद है 5 साल पहले एक बहुत ही रिप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने एक एआई के बारे में सर्वे किया था। उन्होंने कहा था 22 करोड़ जॉब्स कम करेगा, लेकिन उन्होंने साथ में लिखा था एआई 24 करोड़ नए जॉब्स तैयार करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को हमको अडॉप्ट करना होगा। देखिए, आज हम एआई को रोक नहीं सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबली एआई को हम किस प्रकार से उपयोग में ला पाए। आज इंडिया एआई मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। वी
टू बी टॉप ऑफ इट। मुझे याद है कि देश के सबसे पहले एआई इनिशिएटिव हमने महाराष्ट्र में लिया था। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई यूनिवर्सिटी और वाधवानी इंस्टीट्यूट, इनके माध्यम से फर्स्ट एआई इंस्टीट्यूट हमने शुरू की थी, जो 2018 से अभी तक अच्छा काम कर। अभी हम लोगों ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई ये शुरू हुआ है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई है, ये जो ट्रिपल आईआईटी हमारी है उसके साथ हर चीज को एकेडमिया के साथ हमने जोड़ा, तो उसका फायदा वो हमने किया है। अभी हम लोगों ने हमारे गवर्नेंस में एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू किया है। एआई का सबसे बड़ा उपयोग एग्रीकल्चर में, अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर में एआई का मिशन शुरू किया है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए हमको फायदा देगा। लॉ इन्फोर्समेंट में हमने उन लोगों ने एआई का उपयोग चालू किया। तो ये जो मल्टीपल उपयोग इसके हैं, जिसके कारण हम एआई का उपयोग करते हुए कॉमन पब्लिक गुड ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि एआई के कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। अभी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि जैसे हमने आईटी के रिवॉल्यूशन के बाद हर व्यक्ति को धीरे धीरे आईटी सेवी किया, लोग इंटरनेट यूज करना शुरू किया, लोगों ने ईमेल शुरू किया, फिर ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। जैसे हम लोग जब स्मार्टफोन्स के ऊपर आए, उस समय भी लोगों को शुरुआत में तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे मैं नहीं यूज कर सकते इसको, अब कोई सब्जी वाला भी यूज करता है। या हम लोग जब हम लोगों ने डीबीटी की शुरुआत की और डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू की, तो लोग कहते थे कैसे पॉसिबल है। देश के पूर्व अर्थमंत्री ने हमारे पार्लियामेंट में पूछ लिया था कि अगर मैं सब्जी लेने जाऊं और मुझे 8.75 देना है या वापस लेना है, तो क्या आपका डिजिटल पेमेंट कर पाएगा? आज कर रहा है। आज सब्जी वाला, पांठेने वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, सब लोग डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन ये बहुत जरूरी है। और एआई के माध्यम से हम लोग नए स्किल्स डेवलप करें। अभी महाराष्ट्र में हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग शुरू किया। हमारी जो रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 10,000 महिलाओं को एआई का ट्रेनिंग शुरू किया। इसका फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, कि सेकंड मॉड्यूल हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको हर घर में हर व्यक्ति को एआई से उनका परिचय कराना होगा, उनको एआई का डर दूर करना होगा और एआई का उपयोग सिखाना होगा। महाराष्ट्र में हम लोग ये करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि एआई से डरने की बात नहीं है। एआई के माध्यम से हम लोग एक नया शिखर हम लोग निश्चित रूप से वहां तक पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। सर, इसी के साथ आपने एग्रीकल्चर का भी मेंशन किया। कहते हैं भारत हमारे गांव में रहता है, हमारे शहरों में ग्रोथ हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, मगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वो विकसित भारत 2047 में महाराष्ट्र से भारत पर जा रहा हूँ। आपका क्या विचार है कि हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे गांव में जो सारी इंडस्ट्रीज है, आपने टेक के बारे में बात की, इसको कैसे लेके जा सकते हैं करोड़ों? देखिए, बहुत जरूरी है। और हम नासिक में बैठे हैं। नासिक ये प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इस प्रकार की इकोनॉमी है। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 14,000 करोड़ का अंगूर यहाँ से ग्रेप्स एक्सपोर्ट हुए। एक प्रकार से ग्रेप्स की ये नगरी है। सब प्रकार का हॉर्टिकल्चर होगा, या यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये तो प्याज की तो सबसे बड़ी मंडी नासिक है। तो एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर नासिक ने काम किया। ये कुछ मॉडल्स ये नासिक ने तैयार किया, जिसमें एक वैल्यू चेन का मॉडल नासिक ने तैयार किया। पेप्सी जैसी कंपनी के साथ, या जापान की सबसे बड़ी जो केचप बनाने वाली कंपनी है, पहली बार उन्होंने नासिक के फार्मर्स के साथ सीधा एक एग्रीमेंट किया और उनके लिए फसल ये उगाते हैं और सारी टेक्नोलॉजी वो इनको देते हैं। और ये पार्टनरशिप पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है।
दूसरा मॉडल नासिक में जो तैयार हुआ वो यहाँ पर जो विलास शिंदे जी है उनका जो सह्याद्री एग्रो है। देखिए, जब तक हम लोग प्रोसेसिंग के साथ हमारे एग्रीकल्चर को नहीं जोड़ेंगे तब तक एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप तैयार नहीं होगी। और प्रोसेसिंग का सबसे सुंदर मॉडल अगर किसी को देखना है तो सह्याद्री एग्रो है, कि जहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन इसको स्केल पर ले जाने के लिए महाराष्ट्र में हमने कुछ निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय यह था कि हम लोगों ने एक महाराष्ट्र में स्मार्ट की योजना शुरू की, एक एग्री बिजनेस की योजना हमने शुरू की। हम लोग ये प्रयास है कि हमारी जो सारे गांव है, गांव में इस क्रेडिट सोसाइटी का डिजिटाइजेशन करके इसको मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट करके इसको एग्री बिजनेस सोसाइटी में कन्वर्ट कर। अभी 10,000 गांव में ये काम हमारा चल रहा है। तो इससे फायदा ये होगा कि उसी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होगी, उस गांव की फसल के लिए जो मंडी है, जो मार्केट है, वो मार्केट भी उनके हाथ में आएगा। वो वहां पर स्टोरेजेस की व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, एक सप्लाई चेन को वो डेवलप करेंगे, जिसके कारण आज किसान के हाथ में जब मार्केट नहीं होता है तो किसान को मुनाफा नहीं मिलता। तो एक प्रकार से मार्केट भी किसानों के हाथ में होना चाहिए। कार्यक्रम शुरू किया और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सेस हमने इस कार्यक्रम में दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण रूरल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन हो, अब इस साल महाराष्ट्र में हम लोग 20 लाख घर बना रहे हैं। अब 20 लाख घर बनाने के लिए हम लोगों को रूरल मार्ट्स की आवश्यकता है। आज एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा साधन ये घर बन रहे हैं, क्योंकि जब घर बनाना है तो उसके लिए सारी साधन सामग्री चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट सारे हमारे जो मेसन वगैरह है ये लोग चाहिए। तो ये सारी चीजों से एक प्रकार से रूरल इकोनॉमी में पैसा भी जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी तैयार हो रही है। तो इसका अच्छा प्लान हम लोगों ने भी तैयार किया है। बट इसमें से कितना फायदा लोकल्स को हो रहा है और कितना इसमें माइग्रेंट इन्फ्लुएंस? देखिए, इसका भी एक इशू है। इसका फायदा लोकल्स को ही होता है। माइग्रेंट जो आते हैं ना, ये शहरों में आते हैं, गाँव में बहुत ज्यादा माइग्रेंट जाना नहीं चाहते। गाँव में गाँव के लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस गांव का उस गांव में चला जाता है। कोई थोड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर लेता है तो 10-12 गांव में चला जाता है। तो इसलिए इसका मेजर फायदा है, आई वुड से अप टू 80% ये लोकल लोगों को ही होता है। आपने जो अभी उल्लेख किया, व्हाट वी डिफाइंड, इट सीम्स लाइक द फार्म लॉज दैट डिडंट गेट और दैट गॉट रिपील्ड एट द सेंटर, यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट एट द स्टेट। मैंने उस समय भी बताया कि दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन महाराष्ट्र, and Maharashtra is one example where you can see that they have been implemented successfully and farmers are benefited. प्रधानमंत्री जी ने तो वो जो लॉस पीछे लिए वो एक प्रकार से लोगों के इमोशंस को हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो किसानों के हित की और महाराष्ट्र में हम लोगों ने कर दिया। But Devendra ji, you are along with Chief Minister also Home Minister. There are a lot of young entrepreneurial minds here from Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. All the chapters are here. एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नागपुर जैसे इंस्टेंसेस आर बैड फॉर बिजनेस, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, ऐसा कोई भी इंसिडेंस खराब ही होता है, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में लेनी चाहिए कि नागपुर का इंसिडेंस 4 घंटे में काबू में आया और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, पूरी शांति हमने पालन की और एक प्रकार से दंगइयों को उनकी जगह दिखाने का काम हमने किया। 104 लोगों को अरेस्ट किया है और 200 लोग कम से कम अरेस्ट किए और ये फैसला किया जितना नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान का कैलकुलेशन करके जिन्होंने दंगा किया है उनके ऊपर वो नुकसान उठाया जाएगा और वो पैसा अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनकी प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा वसूल।
That becomes a deterrent for the future कि कोई आगे ये हिम्मत नहीं करे। नहीं करे तो उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता है, क्योंकि अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो मूर्ख लोग और नालायक लोग ये सारी हिस्ट्री में रहे, लेकिन आवश्यकता ये होती है कि ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखा सकती है कि नहीं, इसके ऊपर किसी भी सरकार का मूल्यमापन होता है। तो ऐसे लोगों को तो उनकी जगह हम दिखा कर रहे हैं। भारत की बात करते हैं, there is a लक्ष्य of 5 trillion economy and only if Maharashtra touches 1 trillion and then some other states who have said that go touch it, that we can achieve that 5 trillion. When is Maharashtra going to get there? And how is it going to get there? How can this group here, how can they help you? I think right now Maharashtra is closest to 5 trillion economy because I think last year we have surpassed the mark of half trillion, and if you look at other states, I think they are at 200 billion, 300 billion. So we are actually very near. We are closest. And if you look at our growth, barring the COVID years, our CAGR has been 10%. And this year also we have grown around 7.6%. So by business usual, if we don't change even our business, we'll be 1 trillion economy by 2030, 2031. But we have decided that we want to make Maharashtra $1 trillion economy by 2029. And for that, we have created an Economic Advisory Council. Mr. N. Chandrasekharan, who is chairman of Tata Sons, he was chairman of our council. And the council has given us a roadmap towards $1 trillion economy. And we have already started working on that roadmap. So if you look at our roadmap to $1 trillion economy today, for progress, speed of data and speed of travel are two denominators which are very important. Speed of data is important because we are in the era of 5G, we are going towards 6G, and today data has surpassed in value terms the value of oil. So data is new oil, and that is why, and I must share, there is little digression, but I must share that Maharashtra is India's data center capital because India's 65% data center capacity is in the state of Maharashtra. Having said that, for speed of data, we have created seamless connectivity. We have reached every single village, our fiber has reached every single village. So the speed of data will be immense, and by that we'll be able to make healthcare, education and businesses reach to the rural population as well. And speed of travel is also very important, because if you want to have a very vibrant economy and you want to become a member of global value chain, then I think the value of logistics and the time that the good travels should be shortened. And that is why Samruddhi Highway or the Shaktipeeth Highway which we are creating, many access control roads we are creating. We are creating a lot of infrastructure in and around our business centers, so that enabling the economy to grow at a faster rate. So I think Maharashtra will be the first to become $1 trillion economy, and hopefully by 2029 we will be $1 trillion. 2029, and we'll be the first, especially when the competition is in the neighborhood and also somewhat a little distant neighborhood where Uttar Pradesh has set this goal, Gujarat has set this goal. What differentiates Maharashtra from these states? And आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मुंबई का हो, नासिक का हो, नागपुर का हो, कोई महाराष्ट्र का कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि उन्हें इस चीज पर संतोष व्यक्त करना चाहिए कि देयर इज अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन आवर कंट्री, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब केवल 3-4 राज्य ही कॉम्पीट करते थे, जिसमें महाराष्ट्र था, गुजरात था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, ये राज्य कॉम्पीट करते थे। आज देश में देयर आर अराउंड 10 to 12 स्टेट्स विच आर कॉम्पीटिंग। अभी भारत करीब मेरे हिसाब से 4.3 ट्रिलियन पर हम लोग हैं, 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन हो गए, 10 ट्रिलियन तक हम लोग जाएंगे।
इसके लिए जरूरी है कि सारे राज्य ग्रो करें, सारे राज्य एक अपना जो पाथ है उसको वो लोग महाराष्ट्र का इसमें एक जो डिस्टिंक्ट रोल जो है वो इसलिए है कि महाराष्ट्र में एक वर्क कल्चर है। महाराष्ट्र में हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रकार से बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। आप देखिए आज इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 2021 और 2022 छोड़ दें तो 2015 से लगातार हमने फर्स्ट नंबर रखा है, पहला नंबर रखा है। और देश में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसका 35% इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में आता है। आज हम देखें तो देश का 14% जीडीपी हम तैयार करते हैं, देश का 20% एक्सपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, देश का 21% मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होता है। तो एक बहुत बड़ा कल्चर है। और अब व्हाट इज डिफरेंट, तो अब हम इसको अलग अलग जगह ले जा रहे हैं। नाउ नो मोर इज ओनली पुणे एंड MMR रीजन आवर बिजनेस मैग्नेट। आज पुणे के साथ साथ संभाजीनगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने संभाजीनगर और जालना ये जो DMIC का एक और एक सिटी जो हमने तैयार की वो हमारा नया बिजनेस मैग्नेट हुआ है। आज नागपुर एक बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हाउस तैयार हुआ है। ये अब देश की एक प्रकार से स्टील कैपिटल देश का ये गढ़चिरौली बन रहा है। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरौली में आ रहा है, चंद्रपुर में हो रहा है। इधर अगर हम धुलिया चले जाए तो हमारी MIDC है वो अभी धीरे धीरे एक नया बिजनेस मैग्नेट के रूप में तैयार हो रही है। नंदुरबार में, जलगांव में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर आज हमको इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई पड़ता है। सातारा एक हमारा नया बिजनेस मैग्नेट तैयार हो रहा है क्योंकि जो मुंबई बेंगलोर हमारा एक हाईवे है इसके ऊपर हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर ये सारा हो रहा है। और दूसरा ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है जिसमें GCCs एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं क्योंकि GCCs जो है वो टेक्नोलॉजी भी लाने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी अवसर देने वाले हैं। अभी आप देखिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2100 GCCs will locate themselves in India from abroad। अब हमारा प्रयास ये है कि इसको हम कैच करना चाहते हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है अभी तक जो GCCs हमारे आए हैं उनमें 60% GCCs ये महाराष्ट्र में आए हुए हैं। तो हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी जो महाराष्ट्र के लिए है और हम लोग उस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि कर्नाटक होगा, गुजरात होगा, ये सारे राज्य भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप इस साल का अभी 3 क्वार्टर का FDI का रिजल्ट आया है, 4th क्वार्टर का आना है। 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली ये चारों का मिला के जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अकेले महाराष्ट्र। तो एक महाराष्ट्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तैयारी हो रही है, इसका कुछ लॉन्ग टर्म विजन है? बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। कुछ नेता है जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आज 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस महाराष्ट्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रोग्रेशन कहाँ पर है? देखिए महाराष्ट्र मॉडल क्या है, तो ये सबसे सीखने वाला मॉडल। जो गुजरात अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, यूपी अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, दिल्ली अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, कर्नाटक अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, तमिलनाडु भी कुछ अच्छा करेगा तो वो भी हम लेंगे। तो ये महाराष्ट्र मॉडल है। अभी एक एक सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कौन लीड कर रहा है, वहाँ हमारी टीम हम लोग भेजते हैं और वहाँ का मॉडल को स्टडी करते हुए उस पर हम हमारा मॉडल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल एक बहुत सस्टेनेबल मॉडल है। हम लोगों ने फ्लाई बाय नाइट इस प्रकार की कभी बहुत सस्टेनेबल व्यवस्था हमने खड़ी की, इसलिए महाराष्ट्र मॉडल चलने ही वाला है। मैं इशारा कहाँ कर रहा था और ये डायरेक्शन कहाँ लेकर चले गए, आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे ना? सर एक सवाल थोड़े निजी स्तर पर होना, पर्सनल लेवल। हर्ष ने मेंशन किया कि उसने आपको इतने सालों में हमेशा एक कूल काम मैनर में देखा है। आज
की युवा पीढ़ी को देखें तो सबसे कॉमन वर्ड है कि यार स्ट्रेस बहुत है जिंदगी में, बट मेंटल वेलबींग अब एक रियलिटी बन गई है। यंग इंडियंस का भी प्रोजेक्ट है जो मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्या सुझाव है या आपके क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डू यू स्टे काम एंड हाउ डू यू एनकरेज द यूथ टू स्टे काम इररिस्पेक्टिव कि हम सामने नागपुर हो, सामने कुछ भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, उसमें हम कैसे स्ट्रॉन्ग रहें? देखिए, मैं जब राजनीति की मैंने शुरुआत की थी तो कुछ लोगों को मैं मिलता था, उसमें से मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस आते थे और उससे मेरा कैरेक्टर बिल्ड होता था, उससे मेरी आदतें बदलती थी। और उसमें एक चीज़ मैंने बहुत महत्वपूर्ण सीखी, वो है पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। पेशेंस होना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे पूछे, मुझे लेकिन एक ही समय मुझे गुस्सा आता है और मेरा पेशेंस छूटता है कि मुझे भूख लगती है। अगर मैं गुस्से में आपको नजर आया तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, काम एंड कंपोज, तो मेरा गुस्सा समाप्त हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान में लेनी पड़ेगी। मैंने जिस स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो हमारी एक सपोर्ट सिस्टम है। अभी जब ट्रम्प का ये जो चुनाव का जब लोग एनालिसिस देख रहे थे तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी भारत की संस्था है एक्सिस माई इंडिया, इन्होंने यूएस इलेक्शन का एक सर्वे किया था और उनका सर्वे, दो ही लोग कहते थे ट्रम्प आएगा, बाकी सब कहते थे कि ये नहीं आएगा। तो उस समय उन्होंने कहा था, तो उन्होंने जो सर्वे किया उस सर्वे में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, उसमें 36% लोगों ने कहा मेंटल हेल्थ इज अ प्रॉब्लम। सबसे टॉप पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम, देयर इज नो फैमिली। देखिए, हमारे इंडियन इथोस में हम लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम्स तैयार की है। हम लोग टेक्नोलॉजी में, हम लोग नवाचार में, सारे वेस्टर्न जो चीज़ें हैं उसका हम लोग उसके पीछे जाए, बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं है। लेकिन जो इथोस हमारे हैं, वो इथोस हमारे लिए इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं कि जिसके कारण ये जो रोज हम प्रेशर की बात करते हैं वो प्रेशर हमारा समाप्त होता है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि आज अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में, अगर 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ हम देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। जिसके पास कैपिटल है वो एक प्रकार से ग्रो करता था। 20th सेंचुरी के खत्म होते होते ह्यूमन कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण हुआ। जिसके पास कैपिटल है वो ग्रो करने लगा। लेकिन 21st सेंचुरी में इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण तो क्रेडिबिलिटी है। जिसके पास क्रेडिबिलिटी है उसके पीछे पैसा, नेम, फेम, जो आप चाहिए वो उसके पीछे आता है। इसलिए हम लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां पर अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दुनिया में हर आदमी जब एक मकाम पर आता है तो उसको ये समझ में आता है कि देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट है ही नहीं। हर एक को उस अग्नि में से जाना ही पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उस अग्नि परीक्षा के समय आप कितने कंसिस्टेंट हो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं ये महत्व का नहीं होता, क्योंकि लोगों ने क्या कहा है ये कोई याद नहीं रखता, आपने क्या किया है ये लोग याद रखते हैं। इसलिए ये जो जर्नी है, इस जर्नी में लोग क्या कहते हैं इससे आप अगर विचलित हो गए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये हमेशा याद रखना, बोलने वाले लोगों को दूसरे दिन कोई याद नहीं रखता। और आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं सोशल मीडिया का लाइफ 24 घंटे, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं इसकी जगह मुझे क्या करना है, ये डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। किसी ने कहा था ना, मेरे गिरते पानी को देखकर किनारे पे घर मत बना लेना, समुंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा।
पर इसी जब आपने ये बात कही थी ना, जब आपने ये बात कही थी तब इट वाज लाइक एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग अराउंड यू, है ना। राजनीतिक करियर में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है, बहुत कम लोग हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आप कहेंगे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव कि आप यू बाउंस बैक विद। बट उस वक्त जब ये फेलियर हुआ, जब चीजें उल्टी गई, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? बिकॉज बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, लाइफ है, नौकरी है, सब जगह फेलियर से डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जरा आप बताइए कि कैसे आपने आपको अपने जो मेरा मंत्र ये है कि पेशेंस इज वर्च्यू। जिस समय चीजें बिल्कुल उल्टी होती है उस समय आप जितना रिएक्ट करोगे उतनी चीजें वो समय निकालना पड़ता है और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे तो जिस प्रकार के अटैक मुझ पर हुए, मेरे परिवार पर हुए, जिस प्रकार से जितने तरीके से मुझे अपमानित किया जा सकता था उतने तरीके से अपमानित, लेकिन मैं डिगा नहीं, मैं हिला ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि आई एम बेटर देन देम। मुझे पता था लोग, और इस विश्वास के साथ मैं काम करता। ये विश्वास कभी हिला नहीं, क्या मैं सही में इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब नॉर्मल चीजें हैं ना। जब ये चीजें मन में आती भी है, ये स्वाभाविक भी है। अगर नहीं है तो योगी हो जाता है आदमी। तो आदमी योगी मतलब योगी जी नहीं, योगी जी भी योगी है, लेकिन योगी हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने मन में आती है, लेकिन उसको भी बाजू में रखकर विश्वास रखना पड़ता है। और मेरे लिए तो मैं स्पिरिचुअल आदमी, तो मुझे ये हमेशा मन में विश्वास था कि मैंने सही डायरेक्शन में और सही चीजों के लिए काम किया। तो इसलिए मेरे साथ शक्ति है, मेरे साथ ताकत है, ये विश्वास मेरे मन में था। इसलिए कितने भी बुरे दिन भी आए और बहुत निगेटिविटी भी आई, निगेटिविटी को मैं बिल्कुल समाप्त उसमें से बाहर निकलता। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया? तो मुझे लगता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इनमें से सबको और आपको भी लगता होगा क्या यार ये रोज की झंझट है। आदमी कई बार शाम को ये सोचता है क्या ये रोज वही कर रहे हैं, क्या ये रोज की झंझट है, सोने को नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह नया सूरज उगता है और उतनी ताकत के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज अंधेरा है, कल सवेरा है। चल ही रहे हैं। वो भी मैं आपसे पूछूंगा, जब ये कमबैक हुआ तब क्या जितनों ने आपको राइट ऑफ किया था अचानक सब आ गए? तब आप कैसे देखते हैं उनको, जिन्होंने आपके सामने आपको बुरा भला कहा, आज आपकी तारीफ करते हैं, तो आप उनको देखकर कैसे समान अवस्था कैसे रख पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई भी जब कोई बात कहता है तो उसमें से कितना सुनना है और कितना नहीं सुनना ये तय कर लेना। तो कारण देखिए, अब जिस समय मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय लोग कहते थे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत दूर तक जाएंगे, ये वहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। फिर जैसे चुनकर आए वापिस, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बनी, उद्धव जी उधर चले गए। लोगों ने कहा देवेंद्र फडणवीस की समाप्ति हो गया थी, इन्होंने तो उनको दे ही देना चाहिए था। 10 बातें लोगों ने कही, वापिस चुनकर आया, फिर वापिस लोग कहने लगे ये तो बहुत लॉन्ग रन का घोड़ा, तो बहुत अच्छा। इसलिए जब बुरा कहते माना चाहिए और अच्छा कहते तो अपनी औकात अपने को मालूम चाहिए। मुझे मेरी औकात मालूम। ये पूछना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग घर से मिली है? ये ट्रेनिंग घर से मिली है? घर से मिली है? तो आपने कहा ना कि कितना सुनना है और कितना नहीं सुनना है। घर से जो ट्रेनिंग मिली है वो एक ऐसा मंत्र होता है जो सबके सामने नहीं बोला जाता। सर वो बहुत चांसर है, बताओ मुझे, साल भर हुआ है। तो आपको अकेले में बताऊंगा। Ladies and gentlemen,
We'll call it a wrap on that. उन्होंने आधा घंटा कमिट किया था हमसे और 50 मिनट हमारे को समय दिया है, तो प्लीज स्वागत, सत्कार, आभार माननीय श्री